हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, एक हमारा लेक्चर पहला हुआ था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था। इसमें हमने ये बताया था कि बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं और कैसे कैसे पढ़ेंगे, इसका सीक्वेंस क्या होगा। और आपको पता है कि ये 12th क्लास है, ठीक है ना। तो 12th क्लास के अंदर जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम है GOC। क्या नाम है? GOC। देखिए, इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए, जहां तक कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मेरे पास कुछ आइडिया होना चाहिए रिएक्शंस के बारे में कि रिएक्शंस किसको कहते हैं, और अगर एक रिएक्शंस हो रहा है तो बेसिकली इसमें होता क्या क्या है। तो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं किसके बारे में, रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। इसके बाद हम लोग GOC के अंदर फिर बात करेंगे जो भी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। किसकी? केमिकल रिएक्शंस, या जिसको आप रिएक्शन कहते हो। व्हाट इज रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, चाहे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो चाहे इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, ठीक है ना, या कोई फिजिकल केमिस्ट्री की बैलेंसिंग रिएक्शन हो, तो बेसिकली इसमें होता क्या है। अगर अपन एक कॉमन बात करें, देखो क्या होता है कि मान लो एक H2 है प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, ठीक है। हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल। तो देखो, H2O आपस में कंबाइन होकर के क्या बन रहा है? H2O बना रहा है। H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो देखिए, H2 प्लस O2 ये जो स्पीशीज है जो आपस में क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखो, इसमें हो क्या रहा है कि एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। देखिए, ये हमने कॉमन बात किया, अभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात नहीं की जा रही है, बात अभी कॉमन रिएक्शंस की हो रही है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अगर वो कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। गुड। तो अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आखिर ये कैसा होता है, फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसा होता है। तो देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर क्या है ना, एक रिएक्टेंट जो होता है, इस रिएक्टेंट, देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम होना है यार, एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, बट थोड़ी सी चीजें बदलेगी। देखिए, रिएक्टेंट में क्या होता है कि दो चीजें पाई जाती है। बेसिकली रिएक्टेंट के अंदर दो चीजें होती है, एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट, ठीक है। क्या होता है? सबस्ट्रेट और रिएजेंट। देखिए, हम एक एग्जांपल देते हैं, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन का एग्जांपल है, मान लीजिए कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है ऐसा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बाकी चीजें जो बनेगा साइड प्रोडक्ट प्लस H2O, ये भी लिख देते चलो, ठीक है। तो देखिए, बात समझना, हम लोगों को समझना कि सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, उस केमिकल स्पीशीज को सबस्ट्रेट बोलते हैं। मतलब ये क्या है? इसको सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। यानी कि हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्टेंट इज नोन एज सबस्ट्रेट। व्हाट इज?
क्या बोला गया? ऑर्गेनिक रिएक्टेंट इज नोन एज सबस्ट्रेट। या आप दूसरे में बोल सकते हैं कि वो केमिकल स्पीसीज जिस पर रिएजेंट अटैक करता है उस केमिकल स्पीसीज को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो जिस पे रिएजेंट अटैक कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? सबस्ट्रेट। और जो अटैकिंग स्पीसीज है, क्या है? जो अटैकिंग, तो अटैकिंग स्पीसीज क्या है? ये है। तो अटैकिंग स्पीसीज को क्या बोला जा रहा है? अटैकिंग स्पीसीज को बोला जाता है रिएजेंट। क्या बोला जाता है? रिएजेंट। ठीक है, यानी कि अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ कंबाइन होकर के वो अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें? प्रोडक्ट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझना, एक सबस्ट्रेट जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, यानी कि बोल सकते एक केमिकल स्पीसीज जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, उस केमिकल स्पीसीज को सबस्ट्रेट कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक केमिकल स्पीसीज जो अटैक हो रहा है, जो अटैक कर रहा है, यानी कि अटैकिंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक अल्कोहल है जिसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है जिसको हम रिएजेंट कह रहे हैं। वो क्या हो रहा है कि वो आपस में कंबाइन हो रहा है, यानी कि रिएजेंट इस पे अटैक कर रहा है और यहां पर एक प्रोडक्ट बन रहा है, क्या? एल्कीन बन रहा है प्लस H2O। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस पूरे प्रोसेस में देखें, इस पूरे प्रोसेस में देखें तो इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है कि रिएजेंट इस पे अटैक कर रहा है, किस पे? सबस्ट्रेट पे। गुड। तो रिएजेंट जब अटैक कर रहा है तो रिएजेंट के अटैक करने पे सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ हुआ क्या? तो देखिए, जब रिएजेंट अटैक करता है तो क्या होता है कि इसके अंदर कुछ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और जब इसके अंदर कुछ बॉन्ड ब्रेक करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर कुछ नए बॉन्ड्स होते हैं। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि रिएक्टेंट वो स्पीसीज है जिसके अंदर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात करेंगे, क्या आपको अभी क्या बताया गया कि एक रिएजेंट है जो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, तो सबस्ट्रेट का कुछ बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखो, इस बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है उसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में, ऑर्गेनिक के टर्म बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फ्यूजन। बात समझ में आ रही है? या हम इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं, बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहते हैं। ठीक है ना? बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज। तो देखिए, हम यहां पे बात करेंगे किसके बारे में कि बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, या बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। ठीक है, फ्यूजन और क्लीवेज एक ही चीज है, ये बात समझना। ठीक है, अब बात समझना यार कि सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन, और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस टाइप का बॉन्ड होता है भाई? कोवैलेंट बॉन्ड। गुड। देखो, और आप जानते हो कोवैलेंट बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जो शेयरिंग से बनता है। जैसे मान लो ए है, बी है, ए का अपना इलेक्ट्रॉन है, बी का अपना इलेक्ट्रॉन है, क्या अगर ए बी के साथ शेयर कर रहा है और शेयरिंग के बाद ए का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है और बी का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? बात समझ आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? किस तरह के? गुड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम बात कर रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन। तो देखिए, जो बॉन्ड फ्यूजन होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, या इसको होमोलाइसिस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक
क्लीवेज, या इसको हेटेरोलाइसिस भी कहते हैं। क्लियर है? देखिए बात समझिएगा यार, यहां पे बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक होना है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह का बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हमने बताया कि देखो ये दो तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, दो तरह का ब्रेकिंग पॉसिबल है। एक को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक को होमोलाइसिस बोलते हैं और हेटेरोलाइटिक को हेटेरोलाइसिस बोलते हैं। अब इस दो वर्ड का मतलब समझना यार। देखो ये जो आपको जो लाइसिस दिख रहा है ना, LYSIS, इसका मतलब समझना, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। क्या होता है? ब्रेकिंग या फ्यूजन जिसको आप बोलते हैं। और होमो मतलब होता है क्या? सिमिलर टाइप। क्या होता है? सिमिलर टाइप। और अगर हेटेरोलाइसिस की बात करें तो ये जो लाइसिस आपको दिख रहा है ना, इस लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। क्या होता है? ब्रेकिंग। और इस हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। क्या होता है? हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप। तो देखो इस दो वर्ड का अगर अलग अलग मीनिंग देखें ना हम, मतलब एक ब्रेकिंग जो सिमिलर टाइप हो रहा है, मतलब अभी समझेंगे, अभी बता रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। और हेटेरोलाइसिस मतलब एक ब्रेकिंग जो डिफरेंट टाइप हो रहा है। अब देखो यार, आप प्लीज बात समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है होमोलाइसिस में और हेटेरोलाइसिस में, कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब बात समझना गौर से देखें आप, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है, ए अपना इलेक्ट्रॉन, बी अपना इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। सपोज करो क्या हो रहा है कि ए और बी जो आपस में जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, अब इसका ब्रेकिंग दो तरीके से पॉसिबल है। एक ये है, ठीक है, हम कंडीशंस के बारे में थोड़ा देर के बाद बात करेंगे। अभी एक जनरल आपको हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको आप समझने की कोशिश करना। देखिए ए बी बॉन्ड है, ए बी के बीच में एक बॉन्ड है जो कोवेलेंट बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन ए का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है, आपस में शेयर किया हुआ है। देखो हो क्या रहा है कि अगर बात करें तोड़ने की बात करें, क्या बॉन्ड ब्रेक करने की बात करें, तो बॉन्ड सिंपली क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, एक वे ये हो सकता है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन रखे, बी अपना इलेक्ट्रॉन रखे। मतलब बात समझ में आ रही है ना। जैसे यहां पर एक क्या हो रहा है, एक क्लीवेज हो रहा है, एक क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है। मतलब जो दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के जो बॉन्ड बनाए थे, अब बात आ रही है कि भाई हम दोनों को अलग होना है। तो एक तरीका ये हो सकता है ए अपना इलेक्ट्रॉन रखे और बी अपना इलेक्ट्रॉन रखे और दोनों अलग हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो बॉन्ड तो टूट गया ना यार, बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, बोलो। बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूट गया है, मतलब बॉन्ड टूटा तो कैसे टूटा, ए अपना इलेक्ट्रॉन रख रहा है, बी अपना इलेक्ट्रॉन रख रहा है, यानी कि यहां पर जो इस बॉन्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो बंटवारा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इक्वली हो रहा है कि अनइक्वली हो रहा है, इक्वली हो रहा है कि अनइक्वली, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हो रहा है, इक्वली, गुड। हाँ, तो देखो जब ये बॉन्ड इक्वल ब्रेक कर रहा है, बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा है, तो इस तरह के बॉन्ड को होमोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस बोलते हैं। इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे होमोलाइसिस क्या होता है, तो आप इसको बोलना कि होमोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर एटम इज इक्वली, मतलब एक बराबर हो रहा हो, ठीक है ना, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन अपने अपने जा रहे हो, तो उस तरह के फ्यूजन को, इस तरह के ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस बोलते हैं या होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम बात करेंगे कब ऐसा ब्रेकिंग होगा, ठीक है ना, इसकी बात हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम लोग जीओसी पढ़ेंगे। हमने आपको लास्ट पहले जो क्लास हमारा वो था, जिसमें इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, उसमें हमने आपको बताया था कि दो तरीके से होता है यार। क्या जीओसी दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग डिवाइड करके। एक में होता है जीओसी 1, एक में होता है जीओसी 2। तो जीओसी 1 में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को ही पढ़ते हैं, और जीओसी 2 में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। तो ये डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग कहां पे, रिएक्शन मैकेनिज्म। सिर्फ इतना ही कहानी नहीं है, इसकी कहानी पूरे है कि होमोलाइसिस कब होगा, होमोलाइसिस के लिए कौन कौन सा ऐसा फेवरेबल कंडीशन है, कब आखिर कौन सा ऐसा कंडीशन होगा कि होमोलाइसिस होगा, किस कंडीशन पे हेटेरोलाइसिस होगा, ये सारी बातें हम लोग को आगे पढ़नी है। तो बस सिंपल बता रहे हैं आपको कि होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि अगर जो बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड, और बॉन्ड बनता कैसे है,
बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। शेयरिंग क्यों बोली जा रही है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। गुड। अब देखिए ये क्या हो रहा है, तो यहां पे आपस में ऐसा टूटा, ऐसा अलग हो रहा है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन रख रहा है, बी अपना इलेक्ट्रॉन रख रहा है। अब देखिए अगर अपन बात करें, ए बी एक कंपाउंड है जहां पे ए अपना इलेक्ट्रॉन, बी अपना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम चलो इसको भी दोनों को सेम रखते हैं, ठीक है ना, स्टार बनाते फायदा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ था, जो बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवर एटम, ये क्या हो रहा है? इक्वली हो रहा है, जिसको क्या बोला जाता है? होमोलाइसिस। लेकिन कहता है कि अगर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एटम अगर अनइक्वली हो, मतलब बराबर बराबर नहीं हो, मतलब कहने का मतलब है आइदर ए बी का इलेक्ट्रॉन ले ले तो बी के पास कुछ नहीं बचेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, और जो लूज करता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। या हो सकता है ये भी कि बी इलेक्ट्रॉन ले ले, बी क्या करे? इलेक्ट्रॉन ले ले ए का, तो बी का ये अपना इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ए का आ जाएगा, तो बी पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के जो बॉन्ड बनाए थे, जो शेयर करके जो बॉन्ड बनाए थे, अब ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर रहा है कि आइदर ए या आइदर बी, दोनों में कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है। यही हो रहा ना, देखो ऊपर वाले में क्या हो रहा है? ए बी का इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो बी के पास कुछ नहीं बचा। नीचे वाला में क्या हो रहा है? बी ए का इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ए के पास कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो आप जानते हो कि एक वैसा स्पीसीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कटायन। क्या बोला जाता है? कटायन। और अगर ये कटायन, ये पॉजिटिव चार्ज किस पे हो? इफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, किस पे? कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बो कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बो कटायन। और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज, सिंपल पे देखो, नेगेटिव चार्ज जिसको क्या बोलते हैं? अनायन। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज किस पे? ऑन कार्बन, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बनायन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और देखो इसमें क्या है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और ये कार्बन पे है, कार्बन पे होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं? यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? तो देखिए ये फ्री रेडिकल हो गया, यानी कि होमोलाइसिस से क्या जनरेट होगा? अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि होमोलाइसिस से क्या बन रहा है, तो आप क्या बताइएगा? बोलिए। होमोलाइसिस से फ्री रेडिकल बन रहा है। और अगर हेटेरोलाइसिस की बात करें, ये किसका कंडीशन बताया गया? होमोलाइसिस का। सर इसको होमोलाइसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो यहां पर जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वली हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? होमोलाइसिस। और जो ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एटम अनइक्वली हो रहा है, यानी यहां पे बराबर बराबर नहीं हो रहा है, यहां पे कोई किसी का इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं? हेटेरोलाइसिस। तो होमोलाइसिस से कार्बन फ्री रेडिकल बनता है और हेटेरोलाइसिस से कार्बन अनायन या कार्बो कटायन बनता है, ठीक है। और ये सारी की सारी बातें फिर क्यों, ये कब होगा, ये कब होगा, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि यहां पे हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है? GOC। क्या पढ़ना है? GOC बस। और ये सभी बात इसलिए बताई गई क्योंकि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, तो इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप क्या क्या होता है, थोड़ा हमने इसका ट्रेलर देखा, इसकी डिटेल कहानी, पूरी मूवी हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जब GOC 2 के अंदर पढ़ेंगे तो हम वहां पे बात करेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे GOC।
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए यार, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब जानते हैं ना जी, क्या जानते हैं? मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और इफेक्ट मतलब इफेक्ट, प्रभाव। तो एक वैसा इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात की जाए तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? द इफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या? द इफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स is known as क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब समझ रहे हैं ना? द इफेक्ट कॉज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई तो इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो सकता है, क्या हो? पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो? पाई इलेक्ट्रॉन्स, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब, पाई इलेक्ट्रॉन समझते हो ना जी? पाई इलेक्ट्रॉन समझते हो? पाई इलेक्ट्रॉन बोलता है जब जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का होता है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सबों के मूवमेंट से जो इन सबों के पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर आप जानते हैं, एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, आइदर इसके मूवमेंट से हो रहा है, आइदर इसके मूवमेंट से हो रहा है, या इसके मूवमेंट से हो रहा है। तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं यार, EDE, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। E मतलब इलेक्ट्रॉनिक, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, E मतलब इफेक्ट। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला जाता है परमानेंट इफेक्ट। क्या बोला जाता है? परमानेंट इफेक्ट। और एक को बोला जाता है क्या? बोली? टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, देखिए, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट मतलब एक इफेक्ट जो लगा हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है ना, और एक टेम्पररी मतलब कुछ लम्हे के लिए हुआ फिर खत्म हो गया। देखिए, परमानेंट इफेक्ट में हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस की। ठीक है, रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये जो तीन इफेक्ट है इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? परमानेंट इफेक्ट। और जो टेम्पररी इफेक्ट होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ रही बात? तो देखिए, ये जो है टेम्पररी इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम इसका यूज होता है। लेकिन ये जो है, ये आपका जो दिख रहा है, रेजोनेंस हो गया या मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज तो ऑर्गेनिक के लास्ट क्लास तक होता रहता है। तो आपको ये जो इफेक्ट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, हर बात इसकी समझनी होगी। अगर आप नहीं समझ पाए तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो अभी इतना ही रखते हैं, हम लोग कल से शुरू करेंगे रेजोनेंस। ठीक है ना, कुछ लोग इंडक्टिव इफेक्ट पहले पढ़ाते, लेकिन हम पहले रेजोनेंस पढ़ाएंगे। ठीक है ना, रेजोनेंस चलेगा, और रेजोनेंस जब शुरू करेंगे तो इसमें सारी बातें हम लोग, इसको आप अच्छे से जो चीज़ लिखाया गया उसको आप लिख लेना, और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको बताना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना,
तो उस पर बात की जाएगी, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो अब जो क्लास होगा तो उसमें हम परमानेंट एक नोट्स आपको हम साथ साथ लिखाते चलेंगे, ठीक है। तो आप घबराए नहीं कि हमारा नोट्स कैसे बनेगा, हम नोट्स भी बनाएंगे, चीज़ों को लिखवाएंगे भी। अब रेजोनेंस नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए।